क्लास स्टूडेंट्स, हम लोग वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कर रहे हैं। कल हम लोगों ने डेरेनडॉर्फ और ओपेनहेमर का सिद्धांत किया था। आज हम जो सिद्धांत करने जा रहे हैं वो गैम्प्लोविस का संघर्ष का सिद्धांत करेंगे। गैम्प्लोविस के अनुसार मानव समूहों में परस्पर संबंधों में अंतर्निहित एवं व्याप्त घृणा के कारण ही संघर्ष की आधारशिला रखी जाती है, जो अपरिहार्य है। यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि गैम्प्लोविस जो मूल आधार संघर्ष का बता रहे हैं वो घृणा का भाव बता रहे हैं। कहें कि परस्पर संबंधों में अंतर्निहित एवं व्याप्त घृणा, जब समूह एक दूसरे से घृणा करते हैं उसका मूल उसी के आधार पर संघर्ष समाज के अंदर पाया जाता है और ये अपरिहार्य है। संघर्ष के दौरान विजेता समूह अपने परिचितों को, जिनको उन्होंने पराजित किया है, पराजितों को उस पर विजय प्राप्त करने के बाद उनका निर्दयता से शोषण करता है। ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ेंगे, ह्यूमन हिस्ट्री में हमें ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। उन्हें प्रजा के रूप में मानते हैं। प्रजा के नियंत्रण हेतु शासित वर्ग कानूनों को निर्मित करते हैं जिनसे पराजित समूह, जिसे इन्होंने प्रजा बनाया है, उसको नियंत्रित किया जा सके। साथ ही उनका शोषण भी मनमाने ढंग से किया जाता है। ये जो कानून बनाए जाते हैं, ये कानून गैम्प्लोविस का मानना है कि ये कानून जनता के लिए नहीं बल्कि विजेता अपने लिए कानून बनाता है, जिससे वह प्रजा का शोषण कर सके और उनका दमन कर सके, उनको नियंत्रित कर सके। तो इन्होंने कहा कि मूल आधार जो संघर्ष का है ये विजेता और पराजित के बीच का संबंध है। घृणा इसका मूल आधार है। इस प्रकार संघर्ष की प्रक्रिया के दौरान स्तरीकरण की आधारशिला रखी जाती है। प्रथम उच्च वर्ग शासक या विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और दूसरे निम्न शोषित या अधिकार विहीन वर्ग में स्पष्ट विभेदीकरण देखा जा सकता है। यहाँ पर ये कार्ल मार्क्स की तरह दो ही वर्गों की बात करें, शासक और शासित। एक वह जिसके पास में सत्ता है, एक वह जिसके पास सत्ता विहीन है। धीरे धीरे विजयी तथा शोषित वर्ग में पारस्परिक निकटता और संपर्क के कारण दूरियां समाप्त हो जाती हैं और जब समूह एकीकृत हो जाते हैं, और अब ये समूह एकीकृत हो जाते हैं। इन्होंने कहा जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, इनके बीच में जो दूरियां होती है, एक दूसरे के बीच में जो अपरिचित का भाव होता है, वो अपरिचित का भाव इनमें खत्म हो जाता है, क्योंकि ये लोग प्रतिदिन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और इस संपर्क के कारण जो इनमें दूरियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं और इसके कारण समूह एकीकृत हो जाता है। किंतु कुछ समय बाद उसी समाज या समूह पर दूसरे समूहों के द्वारा आक्रमण या संघर्ष के कारण उसी प्रक्रिया की पुनः आवृत्ति होती है। यहाँ पर हमें दिखता है कार्ल मार्क्स जिस तरह की बात करते हैं वही ये बात वाद प्रतिवाद संवाद वाली। एक समूह ने विजय हासिल की, दूसरा समूह पराजित हुआ। कुछ समय के बाद दोनों समूह एक हो गए, वो एकीकृत हो गए। लेकिन कुछ समय पश्चात एक नया समूह आता है, एक नया समाज आता है जो आक्रमण करता है और फिर पुनः उसी की पुनः आवृत्ति होती है। जो समूह एकीकृत हुआ था अब वो पराजित हो जाता है, एक नया शासक वर्ग आता है और फिर उसी तरह से कानून और शोषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। गैम्प्लोविस ने समूहों के संबंधों में पाए जाने वाली ईर्ष्या व तनाव को ही संघर्ष का मूल आधार माना है। इन्होंने कहा कि संघर्ष का मूल आधार ईर्ष्या है, तनाव है। अब ईर्ष्या किस चीज़ की है? सत्ता की ईर्ष्या है, उत्पादन के साधनों पर अधिकार न होने की ईर्ष्या है। तो इन ईर्ष्या के कारण संघर्ष होता है। मुख्य रूप से गैम्प्लोविस ने अपने सिद्धांत में इन्हीं बातों को परिलक्षित किया है, प्रकाशित किया है, जिन पर पूर्व में मैकियावेली मैकियावेली के विचारों को देखें या हॉब्स के विचारों को देखें, उनमें भी हमें यही विचार देखने को मिलते हैं। तो संक्षेप में यदि हम देखें तो संक्षेप में हमें यह समझ में आता है गैम्प्लोविस के सिद्धांत में मूलतः घृणा महत्वपूर्ण है, ईर्ष्या और तनाव महत्वपूर्ण है, जो संघर्ष को जन्म देता है। इसके बाद हमारे सामने आता है मिर्डल का संघर्षवाद का सिद्धांत। मिर्डल पद्धति शास्त्रीय परंपरा में जो समाजशास्त्रियों ने संघर्षवादी व्याख्या प्रस्तुत की है, समाजशास्त्री विवेचन में सामाजिक संबंधों और क्रियाओं को
कोई दृष्टिकोण, किसी भी दृष्टिकोण से, कई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ये दृष्टिकोण परस्पर विरोधी हो सकते हैं। समूह के जीवन में भाग लेने वाले व्यक्तियों, वर्गों अथवा समूहों में भी विरोधी दृष्टिकोण हो सकते हैं। रेक्स के अनुसार जिन विद्वानों ने समाज विज्ञान में वैश्विकता की समस्या का गहन विश्लेषण किया है, उनके द्वारा ही विघटनकारी संघर्षों को महत्व भी दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि समाज को, सामाजिक घटनाओं को देखने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं और एक ही व्यक्ति के भी अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। मिर्डल ने इसी संदर्भ में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित संघर्ष की चर्चा की है। उनके विचार से सामाजिक समस्याओं के व्यवहारिक पक्षों में वैज्ञानिक विश्लेषण में तथ्यों को व्यक्तियों या समूहों के हितों तथा आदर्शों के संदर्भ में चुनना होता है। तो इन्होंने कहा मिर्डल जो है सामाजिक व्यवस्था का संदर्भ में संघर्ष की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार सामाजिक समस्याएं जो है उनका एक व्यवहारिक पक्ष होना चाहिए, वैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए, व्यक्ति और समूह के हितों और आदर्शों के संदर्भ में उसका विश्लेषण होना चाहिए। वास्तविक अनुसंधान में उन्हीं मूल्यात्मक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सामाजिक मूल्यांकन में महत्व रखते हों। मिर्डल ने इसी संदर्भ में जिन मान्यताओं को स्थान दिया है वो कौन कौन सी मान्यताएं हैं, इन्होंने कहा अमेरिकी समाज के मूल्यों के क्षेत्र में अर्थात विभिन्न समूहों की आकांक्षाओं या उद्देश्यों में संघर्ष पाए जाते हैं। इन्होंने अमेरिकन समाज के संदर्भ में कहा कि अमेरिकन समाज के अंदर जो अलग अलग समूह हैं उनकी आकांक्षाओं में, उनके मूल्यों में हमें अंतर देखने को मिलता है, उनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं, तो वह संघर्ष का कारण बन जाते हैं। ये संघर्ष सामाजिक संरचना को तीव्र रूप से प्रभावित करते हैं। वह प्रभाव अध्ययन में किसी भी क्षेत्र में देखा जा सकता है। इन्होंने कहा ये जो संघर्ष होता है वह सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है और समाजशास्त्री जब इस प्रभाव को देखता है तो ये पाता है कि वह हमारे सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। घटनाओं की दिशा विभिन्न समूहों की शक्ति के द्वारा अर्थात शक्ति संतुलन के द्वारा निर्धारित होती है। इन्होंने कहा जो घटनाएं घटित होती हैं उनकी दिशा क्या होगी, वो दिशाएं संगठनकारी होंगी, विघटनकारी होंगी, विकास की ओर होगी, पतन की ओर होगी। ये सब किसके द्वारा निर्धारित होती है? ये शक्ति संतुलन के द्वारा निर्धारित होती है। फॉर टुडे